नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज चैनल में। और आज के इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ हैं नीरजा गोयल जी। नीरजा गोयल जी इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं जो विभिन्न स्पोर्ट्स क्षेत्र में देश के लिए और उत्तराखंड राज्य सरकार के लिए पदक ला चुकी हैं। नीरजा गोयल जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ ही खेलो इंडिया उत्तराखंड में भी इन्होंने खूब योगदान दिया है। नीरजा गोयल जी को तीलू रौतेली स्टेट विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो चलिए इस खास मुलाकात में आज हम बात करते हैं नीरजा गोयल जी से। नीरजा गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष मुलाकात के एपिसोड में। थैंक यू मैम। नीरजा जी, स्टार्ट करते हैं थोड़ा आपके बारे में। दर्शकों को आपके बारे में वैसे भी बहुत पता है, न्यूज़पेपर पे आपका जिक्र रहता है, लेकिन खुद आप जो अपने बारे में बताना चाहती हैं। मैम मेरा जब मैं छोटी थी 8 मंथ की थी तो मुझे ध्यान है कि मेरे को पोलियो हो गया था, क्योंकि एक्सपायरिंग इंजेक्शन लगा था जिस वजह से मुझे पोलियो हुआ था। और फिर मतलब वो मतलब पोलियो जो आपका ये जो था, ये आपको इंजेक्शन जब लगा, जी मतलब उस समय आप कितने महीने की थी वो नीरजा जी? मैं 8 महीने की थी और मुझे एक्सपायरी इंजेक्शन डॉक्टर ने दे दिया था फीवर में, जबकि उसमें ये था कि रूल की फीवर में इंजेक्शन नहीं दे सकते। उससे मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो फिर मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, मेरी मदर फादर काफ़ी परेशान रहे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कहते हैं कि किस्मत को यही मंज़ूर था कि मेरे एक पैर में पोलियो का असर रह गया, जिससे कि मेरी लाइफ़ काफ़ी मतलब डिस्टर्ब रही। तो मैं इसी तरह धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन थोड़ा हमारा घर का भी माहौल, मेरे फादर बहुत ओवर ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स मतलब आती थी। मुझे क्या मतलब मेरी मदर को, मैं तो छोटी थी, ये सब चीज़ देखती थी जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी। तो काफ़ी चीज़ें थी और हम बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। लेकिन वही ड्रिंक की हैबिट की वजह से काफ़ी चीज़ें फ़ॉल होती चली गई और मुझे भी काफ़ी दिक्कतें, मतलब बड़े होके मुझे भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही थी जो एक रिस्पेक्ट समाज में बच्चों को मिलती है। तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता था। एक तरफ से मैं अपने मतलब लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ, तो मुझे उस तरह का भी मतलब फ़ेस करना पड़ रहा है। साथ में फैमिली से भी उतना अटैच नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मतलब वो मेरे पे ध्यान दे सके, क्योंकि फादर हर टाइम मदर के साथ मतलब उनका मिसबिहेव रहता था। ओवर डोमेस्टिक ड्रिंक, वायलेंस एक हाँ, तरीके से। कह सकते हैं। और उनको मतलब आना, हमें भी मारना, मदर को भी मारना और फिर ओवर ड्रिंक करना। तो ये सब चीज़ें देख के मैं बड़ी हो रही थी। फिर कुछ समय बीता, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। ये कब की बात होगी नीरजा जी? ये आपके 92 के मतलब जब आसपास आप की। 7-8 साल की उम्र। मैं 11 साल की थी। तो मेरे 3 भाई-बहन और थे। मेरा मेरे ब्रदर थे मेरे से छोटे और 2 सिस्टर थी और वो बहुत छोटे थे। तो मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए, मतलब तो मेरी मदर ने बस एक ही क्वेश्चन किया था, क्योंकि मेरी मदर बैकग्राउंड से भी मतलब नाना जी के घर से भी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो वो बोले कि बेटा, अगर आपको हमारे साथ काम करना है या मतलब मेहनत करनी है तो आपको यही शॉप पे एडजस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो आप बताओ तो हम फिर नानी जी के पास चलते हैं। तो वहाँ पे आपको फिर मामा जी के अंडर में रहना पड़ेगा, जैसे वो कहेंगे वैसे ही, नाना जी हमारे थे नहीं। तो नीरजा जी, तो एक थोड़ा-सा आपको कट कर रही हूँ, एजुकेशन मैं पूछना चाहती थी, मतलब आपको स्कूल में आपने एडमिशन कभी लिया या फॉर्मल एजुकेशन आपने हाँ, ली है? हमने स्कूल में लिया था, हमारा कई बार एडमिशन हुआ, लेकिन वही घर के माहौल की वजह से हम 1 मंथ स्कूल जाते थे, फिर वो फादर की वजह से हमारी कॉपी पेन घर में ही रह गया, फादर ने निकाल दिया और वो अंदर ही बंद। फादर का इतना ज़्यादा था कि फादर एक बार मुझे ध्यान है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ हो रखी थी। मैंने चाय बना के पी ली तो वो मेरे को कुएँ में फेंकने चले, मतलब। तो मैंने किसी को पकड़ा, उन्होंने मुझे बचाया। तो ऐसे फादर कभी हर बात पे मतलब कुछ ना कुछ करते थे, हमारी बुक, पेंसिल आग लगा देते थे, सिलेंडर खोल देते थे घर ऐसा में। आपके साथ ही ऐसा सबके साथ वो मतलब पूरी करते थे? फैमिली, मेरी ब्रदर, सिस्टर, मदर, तो हम घर में हम डर के बाहर भाग जाते थे। तो हमारी जो बुक, पेंसिल, कॉपी वो सब घर में, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। 10 दिन हम घर से बाहर हैं, हम कहीं किसी के घर में रह रहे हैं, किसी रिलेटिव के, रिलेटिव भी हमें नहीं रखना चाहते थे।
वो भी कहते थे कि भाई इनके फादर आ जाएंगे लड़ते हुए, तो हम वो भी डरते थे। तो हमें कोई रिलेटिव भी नहीं रखता था। मैं बहुत मतलब ये आपसे मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, लेकिन जो मैंने फेस किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट था। और हम इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। लेकिन फिर जब मेरे एक्सपायर हुए तो मम्मी ने जो क्वेश्चन किया, तो कहीं न कहीं मेरी मम्मी जी का मेरे को एक ऐसे संस्कार दिए थे कि इतनी परेशानी के बाद भी हम लोग अपना मतलब लाइफ ऐसे जीना चाहते थे, किसी से कुछ लेके नहीं। मतलब जो चाहे एक रोटी हो, तो एक रोटी में खुश हैं, हमें दूसरे के अच्छा नहीं लगता था माँगना। तो हमने मम्मी से यही कहा कि मैं मेहनत करूँगी और आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ, क्योंकि मेरी मदर की भी थोड़ा तबीयत खराब चलती थी। मेरे फादर ने उनसे कह के मैरिज की थी, बहुत जिद करके कि मैं केयर करूँगा, लेकिन वो नहीं करी। तो वो भी प्रॉब्लम में थे, तो बोले बेटा मैं अकेली नहीं सँभाल पाऊँगी, इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने इस बात को एग्री किया और मैंने कहा मम्मी मैं करूँगी और मैं सबसे बड़ी हूँ और आज से ये सारी ज़िम्मेदारी पूरी बराबर मैं बड़े भाई की तरह इनके पूरी निभाऊँगी। और मम्मी ने बोला आपके पोलियो है, दिक्कत आएगी आपको। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिज़नेस स्टार्ट करो। तो याद है मेरे को मम्मी ने कहीं से ले दे के सबसे हेल्प करके 10-15 हज़ार से बिज़नेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस किस चीज का था? यूटेंसिल बर्तनों का। उससे पहले हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस था जिसमें हम उत्तराखंड पूरे में सप्लाई करते थे सामान की। घी हमारी ट्रकें चलती थी। घी की, इलायची, बूरा दाना, तेल की, ये सब सप्लाई थी। लेकिन वो फादर ही हैंडल कर पाते थे और वो काम फ़ॉल भी हो रहा था। तो हम उस काम को नहीं कर सकते थे क्योंकि वो काम बहुत कच्चा काम था और हम शहर के नामिक लोग थे। तो फिर भी मम्मी ने कहा कि वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन हम उस काम को कवर नहीं कर पाएँगे, तुम मेरे साथ छोटे हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने मम्मी को यूटेंसिल के काम के लिए ओके कहा और हम लोगों ने यूटेंसिल का काम स्टार्ट ये किया। कब की बात है नीरजा जी? ये 92-93 के मतलब उस समय आस-पास। आपकी उम्र लगभग 14-15? नहीं, 11-12 साल। फादर 11-12 साल। एक्सपायर हुए थे, तभी हम लोगों ने वो बिज़नेस 2 मंथ, 3 मंथ में डाल तो दिया। उस टाइम से मतलब आप व्हीलचेयर में उस टाइम पे आप थी कि उस टाइम पे नहीं, आप वॉक कर सकती थी? थोड़ा मैं वॉक कर सकती थी, एक पैर पे हाथ रख के सारा घर का काम करना, सब कुछ करना। तो मुझे ध्यान है मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठ जाती थी। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, तो मैं घर का काम कर रही होती थी। क्योंकि वो हमारी बेसिक कहते हैं जिसे मजबूत करना, क्योंकि हमें पहले बिज़नेस करना था, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन कुछ और नहीं था। कि अगर मैं स्कूल जाती तो मदर शायद वो काम नहीं कर पाते, 5-6 घंटे स्कूल में निकल जाते। तो मैं शॉप देखती थी और सवेरे 6 बजे उठ जाती थी, घर का काम करना, एक पैर पे हाथ रख के कपड़े धोना, ये करना। जबकि वो ऐसी कंडीशन थी जहाँ हमारा घर नहीं बना था, टूटी जगह थी, पानी नहीं था। पानी मेरे छोटे-छोटे भाई-बहन लाते थे दूर से। हमारे पास सब कुछ होते हुए सब चीज़ छिन चुकी थी। हुँ। तो एक शॉप थी जिसी में हमने सब सेटअप किया था। तो मेरे भाई-बहन उसमें मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरी मदर मुझे बहुत सपोर्ट तो करते थे। भाई-बहन नीरजा जी वो स्कूल जाते थे कि वो भी अभी वो भी घर की जाते परेशानियों की वजह से वो भी घर में थे? कुछ टाइम वो भी स्कूल नहीं गए, लेकिन बाद में उनका एडमिशन हुआ, वो लोग गए। और इन्होंने फिर हम लोगों ने बिज़नेस आगे बढ़ाया, उसी में हमने फिर प्राइवेट पढ़ाई की। अच्छा, स्कूल साथ-साथ बिज़नेस भी देखा और यूटेंसिल का जो आपका शॉप था जी, उसको भी आप लोग सब भाई-बहन मिलके आप लोग और हाँ, आपकी मदर सब लोग चलाते थे चलाते थे। और धीरे-धीरे करके जब सिचुएशन बेटर हुई तो आपने फॉर्मल एजुकेशन भी हाँ, आपके प्राइवेट ब्रदर सिस्टर ने एजुकेशन मिला। ली। फिर उसके बाद हमें ये दिक्कत आती थी जब बिज़नेस हमारा चलता था तो कई बार सुबह काम नहीं, मतलब जैसे हम शॉप पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक काम नहीं हो रहा है। हम लोग मतलब परेशान हो रहे हैं कि आज हमें उसके पैसे देने हैं, हमने किसी का कुछ लिया है। तो हमारे पास एक टाइम का खाना भी नहीं होता था कि मतलब अगर हम उधर देंगे तो इधर नहीं ले सकते। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा यही सिखाती थी कि जिसका हमने लिया है, पहले हमें उसे देना है, चाहे हम कैसे भी रहें। तो हम खाली एक नॉर्मल कहते हैं रोटी खा के भी रह जाते थे बगैर सब्जी के भी। कभी ऐसे ही हम भूखे भी सो जाते थे, लेकिन जो काम हुआ हम दे देते थे, वो पैसे जिसके हमें देने, जिसका सामान लाए, हमें यही सिखाया। और फिर हम जैसे-जैसे मतलब दिक्कत आती थी तो मम्मी कई बार बहुत परेशान होते थे, तो मैं मम्मी से एक ही हिम्मत कहती थी, "मम्मी जी आज नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, हम साथ में हैं, तो हमारा बिज़नेस कल फिर अच्छा चलेगा।" कल होगा फिर हम करेंगे। तो ऐसे हिम्मत करते गए, हम आगे बढ़ते गए और
एक टाइम आया कि हमारा काम अच्छा चलने लगा और हमारे पास सब सामान हो गया, धीरे-धीरे अच्छा हो गया सब ये चीज़। लगभग कब तक की बात है कि जब बिज़नेस ये स्टेबल होने में कितना समय लगभग ये लगा? आपके लग गया मेरे को 95-96 4 साल मतलब 14-15 साल तक आप लोग का बिज़नेस थोड़ा स्टेबल हो चुका था। स्टेबल हो चुका था और अच्छा चल रहा था, सब चीज़ बहुत बेटर थी। फिर 1-2 साल और आगे बढ़े, तो नियति को कहते हैं कुछ और ही मंज़ूर होता है। तो मैं घर में काम कर रही थी और मैं स्लिप कर गई। स्लिप करने की वजह से मेरी बैकबोन में चोट लगी और जिस पैर के सहारे से मैं सारा वर्क कर लेती थी, मैं वो काम करना भी बंद और मैं फुल बेड पे आ गई। तो आप ये समझिए कि मैं बेड पे थी और मुझे मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं यूरिन वगैरह, टॉयलेट सारा मेरा बेड पे ही डिपेंडेंसी। हाँ, सब मैं डिपेंड हो गई। छोटे-छोटे भाई-बहन थे, कोई 10 साल, कोई 8 साल। बिज़नेस था वहाँ, एक तरफ देख रही हूँ धीरे-धीरे काम फिर वापस फ़ॉल हो रहा है, कोई सँभालने वाला नहीं है क्योंकि मेरी केयर के लिए लग गए। सब लोग उधर-मधर देख नहीं पा रही हैं, उनकी भी थोड़ा और तबीयत बिगड़ रही थी। और मैं सब चीज़ बेड पे ही मेरी हो रही थी, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, मेरी बॉडी पेन इतना बढ़ चुका था कि मेरे पास मतलब कोई आके बैठ जाए और मुझे टच कर दे, कि ऐसे भी कह दे बेटा शाबाश तो मैं चिल्ला पड़ती थी, इतना पेन। और मतलब इतनी तकलीफ़ थी और मैं सारी तरफ से मेरा माइंड डिस्टर्ब हो चुका था और मुझे लग रहा था कि शायद सुसाइड करना बेटर रहेगा, ऐसा मतलब फ़ील हो रहा था। क्योंकि मैं रात को सो नहीं सकती थी, 3 तकिए मैं लगाती थी और ऐसे करके बैठ जाती थी और 3 तकिए के सहारे से पूरी रात सोती थी। और फिर इसमें नीरजा जी आपका मेडिकेशन और इलाज प्रॉपर चलता था, मतलब उसका फाइनेंशियल? वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और इलाज के पैसे नहीं थे घर में भी, कहीं से भी कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट मेरे को लग नहीं रहा था। जो भी मतलब दिखा रहे थे डॉक्टर को, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। मेरी नसें जुड़ चुकी थी और पैर मेरे बिल्कुल फ़ोल्ड हो चुके थे। तो 2-3 साल बेड पे रहने के बाद मेरे पैर अगर डॉक्टर आते थे एक्स-रे करना है, तो मेरे पैर नहीं सीधे होते थे और मैं रोती थी बहुत। तो ये सब चीज़ें मुझे मतलब मैं फ़ेस कर रही थी, लेकिन फिर मेरे को मन में एक बात आई, मेरे भैया को मेरे बाद जब प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे भैया की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। भैया भैया? नॉर्मल थे बिल्कुल, उन्हें फिट्स की प्रॉब्लम लग हो गई अचानक। अच्छा, वो अचानक से स्टार्ट हो गई। अचानक से आपकी एब्सेंस में आपके भैया शॉप देख रहे थे उस टाइम हाँ, पे। देख रहे थे। तो उनको फिट्स की प्रॉब्लम आई, वो कहीं भी गिर जाते थे, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पानी की बाल्टी हो, कहीं वो सीढ़ी हो, कहीं भी गिर जाते थे, उन्हें चोटें आने लगी और मैं बहुत डिस्टर्ब मतलब मैं देख रही हूँ, छोटे भाई-बहन हैं, घर में खाने की नहीं हो पा रहा है, मदर तो अस्थमा की वजह से नहीं बना पा रही है, हम लोग मतलब इतना माहौल था कि मतलब पूरा दिन खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी जंग हो गई थी हमारे घर में और उसके लिए मतलब इनकम करनी भी बहुत बड़ी जंग कि कौन शॉप सँभालेगा? मतलब ऐसी सिचुएशन थी जिसको मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते-करते। अब फिर ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे लेकिन मैंने बस एक ही अपने दिल में रखा कुछ टाइम बाद कि अगर मैं हिम्मत हार गई, तो आगे लगता है कि इनको भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सोचती थी लेकिन कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि पेन मेरे इतना था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि एक कैंप लगा था परमार्थ में, जिस कैंप में बाहर से डॉक्टर आ रहे थे। मैं उन्हें दिखाने गई तो उन्होंने मेरे को रेफ़र किया यहाँ पे आपके अजय शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा, ऋषिकेश में। ऋषिकेश निर्मल हॉस्पिटल। उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला और उन्होंने मुझे इतने मतलब कम्फ़र्ट तरीके से ट्रीटमेंट दिया कि मैं आज थैंक गॉड उनका करती हूँ कि जब भी वो मुझे मिलते हैं तो सेकंड गॉड मैं उन्हें कहती हूँ हुँ। कि शायद मेरी लाइफ़ उन्होंने बचाई है। कि मैं पैर नहीं मेरे जुड़ते थे, सब डॉक्टर जवाब दे दिया था कि अगर तुम सीधे नहीं करोगे तो हम एक्स-रे नहीं लेंगे। बहुत डाँटते थे डॉक्टर लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसी मेडिसिन धीरे-धीरे दी कि जिससे मेरा पेन धीरे-धीरे रिलीज़ हुआ और मेरा एक्स-रे के लिए मैं कम्फ़र्ट हुई और मेरा धीरे-धीरे ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका किया? नहीं मतलब उन्होंने उस समय फ़ीस मेरे को फ़ीस वग़ैरह छोड़ देना, कुछ मेडिसिन मैं लेती थी तो कुछ वो अपने पास से देते थे। क्योंकि कंडीशन बहुत डाउन थी, ₹30 की मेडिसिन के लिए मेरे को बहुत दिक्कतें आती थी उस समय, तो ₹30 जो की माइन 1 मंथ की। तो वो मेडिसिन लेनी भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया था। फिर ₹20 की एक फिज़ियोथेरेपी थी पर डे की, वो करानी भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था कि मैं घर देखूँ या अपनी फिजियोथेरेपी कराऊँ। तो मैंने 2 मंथ कराई लेकिन मेरे एक तो मेरा पेन का प्रेशर, उधर से मेरे को वो ₹20 का प्रेशर
कि मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहन के पास उस टाइम कुछ है नहीं खाने के लिए, और मैं 20 रुपए ले जा रही हूँ उनसे कि आप मतलब ये करो। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ, लेकिन मैंने फिर भी 2 मंथ कराई और मेरा काफ़ी बेटर हुआ और मैं स्टेबल हो गई, और अपना जो डेली रूटीन का काम था, कंघी वगैरह जो मैं नहीं कर पाती थी, अपना पानी नहीं पी पाती थी, वो सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे करने लगी। टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह जाना, ये सब चीज़ें मैं करने लगी, और मैंने उसी समय एक कसम खा ली, जैसे ही मैं 2 मंथ में कवर हुई कि आज से मैं अपना बिज़नेस खुद सँभालूँगी, वापस। मतलब जबकि मैं व्हीलचेयर पे आने की बात हो गई थी, व्हीलचेयर मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मुझे व्हीलचेयर पे नहीं बैठना है, मैं ठीक हो जाऊँगी इससे भी आगे। और मैंने शॉप के लिए एक लकड़ी की चेयर बनवाई, और मैं उस चेयर पे धीरे से शिफ्ट होती थी। जब पहले मेरा मतलब मैं नहाती भी ऐसे थी कि मुझे बहुत मतलब 15 दिन में नहाना होता था, लेकिन मैं डेली नहाने लगी, सब कुछ होने लगा। तो फिर मैंने अपने लिए एक ऐसी व्हील चेयर बनवाई जो देखने में लगेगी कि नॉर्मल है, और मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही थी व्हीलचेयर, और उसमें नीचे व्हील लगवाए। उस चेयर से ये लोग मेरे को लेके जाते थे, तो मैं बहुत शर्म करती थी, फिर काउंटर के कोने में जाके बैठती थी। लेकिन शर्म भी थी और मुझे अपना घर भी दिख रहा था, फैमिली भी दिख रही थी कि मुझे उन्हें सँभालना है किसी भी तरह। तो ये सारी चीज़ें थी, और मैं जाके बैठ जाती थी शॉप पे, कस्टमर देखने लगी। ये छोटे थे, इनसे कस्टमर रुकते नहीं थे। तो धीरे-धीरे काम वापस ठीक होने लगा, भैया का भी इलाज चला, भैया को भी मेडिसिन लग गई, तो भैया को भी फिट्स आने कम हो गए, जॉली ग्रांट दीपक गोयल जी का इलाज उनका चला। तो इस तरीके से घर की कंडीशन बेटर होने लगी। लेकिन मैं कहीं अपने आप को फेस नहीं कर पा रही थी, मतलब लोगों में जाना, मैरिज वगैरह में किसी के जाना, वो सब मुझसे नहीं वो हो पा हेजिटेशन, एक हाँ, हिच मन में घर से थी। बाहर निकलना। तो फिर कुछ इन्होंने मुझे बाहर निकालना स्टार्ट किया, मेरी छोटी सिस्टर ने। फिर मेरे कोई एक अंकल थे जो मेरी बहुत हेल्प करते थे डॉक्टर के ले जाने के लिए। जब भी ले जाना था गोदी में ले जाते थे वो मुझे। तो उन्होंने समझाया, बेटा आप देखो व्हीलचेयर पे जाओगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। आपकी एक्सरसाइज भी करानी होती है। दुनिया बोलती है बेचारी, बेचारी करके क्या हो गया? मुझे लोग बोलते थे, बेचारी को क्या हो गया? मुझे वो पिंच करते थे सब। तो मैं बैठ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके व्हीलचेयर पे बैठी। धीरे-धीरे अपनी हिचक खोली, आस-पास जाना स्टार्ट किया। लेकिन फैमिली फेस करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और शॉप भी मैं अच्छे से सँभालने लगी। ये सब चीज़ें हो रही थी नॉर्मल। एक दिन घर में मेरे फ्रैक्चर हुआ, तो मेरे थोड़ा पेन था, फ्रैक्चर ठीक हो गया। तो मैं अपने वही पुराने डॉक्टर जिन्होंने मुझे ठीक किया था, फिज़ियोथेरेपी वाले, अनिल गोयल जी। नहीं, वो थे आपके अजय शर्मा, ठीक। लेकिन उनके अलावा फिज़ियोथेरेपी नरकेश सर थे, जिन्होंने मेरे को दी थी। तो मैं उन्हीं के पास 4-5 साल बाद उनसे फिर मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक जादू की तरह थे वो, जो मेरे लिए 2 मंथ, मैंने अगर उस समय और ले लिया होता फिज़ियो, तो शायद मैं स्टैंड होती, लेकिन शायद मैं वो पेन सहन नहीं कर सकी, और समाज की हिचक ने मुझे उस समय डाउन कर दिया। 5 साल बाद मिली, और मैं उनसे उस फ्रैक्चर के बाद, क्योंकि मेरे पेन था, मुझे माइंड में डर था पहले वाली कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो उनसे मिलने के बाद मैंने दोबारा वो फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट की कि कुछ और बेटर हो सके लाइफ में मेरा। तो मेरे फिर यही था कि मेरी घर में मेरा इतना हो चुका था, जो मैं ₹20 नहीं देती थी, मैं ₹250 दे रही थी, घर में बुला के। और उस ये सब हुआ था आपकी शॉप से, जो शॉप बिज़नेस से। आपका चलने लगा? हाँ, जब मैंने एक बिज़नेस हमारा स्टेबल हो गया, तो मैं उस समय ₹250 दे के घर में बुलाती थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है बिज़नेस में जाने का बाहर। वो 1 घंटे भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होते थे, शॉप से बाहर निकालना, कि मतलब कस्टमर है, मैं जाऊँगी कैसे उस टाइम पे? तो मेरा आना-जाने का टाइम बचेगा, तो मैं शॉप पे ही अपना फुल टाइम देना है, मेरे माइंड में था। वो 1 घंटा सिर्फ़ मेरा अपना था कि मुझे करना है। तो मैं भैया को आते थे, भैया थे जो उनके असिस्टेंट थे उस टाइम पे, और वो आते थे, मुझे बहुत अच्छे से फिज़ियोथेरेपी कराते थे, मोटिवेट करते थे, और उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि निर्जा आप बाहर निकल सकते हो, ऐसे जाओ, ऐसे करो, आप क्या नहीं कर सकते हो? देखो अब मैं गोलगप्पे खाने जाऊँ व्हीलचेयर से, मैं कहती थी मैं नहीं जाती बाहर, तो कहते हैं मैं जाऊँ? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लोग कहेंगे आ गया बेचारा, देखो अच्छा लगेगा जब कोई हमसे प्यार करते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो अच्छा लगना चाहिए। मेरे तो पैर में एक बार फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने ऐसी-ऐसी स्टोरी सुनाई, तो मैं पूरे हॉस्टल में स्टिक लेके घूमता था,
कि लोग मुझे पूछें, ऐसे तो मैं नॉर्मल जा रहा हूँ। तो उन्होंने इस तरह का मेरे जब वर्ड्स मेरे माइंड में बैठा है, तो मुझे लगा कि कहीं लोग हमारे को सिंपैथी भी करते हैं, तो कुछ लोग प्यार करते हैं, अफेक्शन में भी बोलते हाँ, हैं। कि ये बेचारा। फिर मुझे वो चीज़ फील होने लगी और मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट भी किया। बाहर आना-जाना बहुत खुशी से, जो मैं थोड़ा बहुत भी मेकअप नहीं करती, सिंपल रहती थी, तो मैंने वो सब चीज़ें स्टार्ट की और मैंने एक अपनी सिस्टर की मैरिज कराई, जो आपकी जो हाँ, छोटी सिस्टर है। छोटी। उसमें भी मुझे पहले बहुत दिक्कत आई कि मेरे फैमिली वाले जब रिश्ता लेकर आते थे, तो वो कहते थे कि निर्जा सामने नहीं आएगी, अच्छा, कि इस वजह से वो रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे फैमिली में लोग बात किया बात करते थे। करते थे मेरे रिलेटिव कि जब वो रिश्ता लेकर आए तो प्रेशर बनाते थे कि हम लेकर आए हैं, तो मैं बहुत खुश थी। हमारे पे फोर व्हीलर आई तो मैंने कहा मैं भी दिल्ली घूमने जाऊंगी, मेरी बहन का रिश्ता आ रखा था, बोले देखने आओ। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ना बोल के एकदम बोला कि आप मत आना। मैं समझ नहीं पाई, मैं जिद पे आ गई। मैंने कहा नहीं, अभी गाड़ी ली है, मेरा मन है, मेरे लिए गाड़ी ली है तो मैं आ सकती हूँ, और मैं मेरा घूमने का मन है, एक दिन में वापस आ जाऊंगी। नीरजा जी, ये जो रिलेटिव है, ये डिस्टेंट रिलेटिव की आप बात कर रही हैं? हाँ, मतलब कह सकते हैं बुआ जी, फूफा हम्म, जी, हम्म। मतलब इस टाइप से सब। तो फिर मेरी बहन ने ये बात सुनी और तुरंत मना कर दिया कि मैं वो रिश्ता नहीं करूँगी। सबसे बड़ी सपोर्टेड मेरे घर के लोग, घर के थे। परिवार। तो उन्होंने डायरेक्ट, जबकि उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि कहीं काफ़ी डिमांड्स थी, कहीं कुछ एजुकेशन को लेके डिमांड थी, उतनी एजुकेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन उसने वो सब चीज़ें ना सोचते हुए उसने डायरेक्ट मना किया। फ़ोन उठाया और कहा, जब मेरे को उसने देखा ये दीदी रो रही है, मतलब बात सुन के, मेरे लिए मना नहीं कर रही है, अपने लिए फ़ील होके, तो उसने फ़ोन उठा के डायरेक्ट वो रिश्ता मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। मेरी बहन से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उस टाइम। जी। हाँ, जीत थी कि उन्होंने उसे जवाब दिया। फिर ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर मेरी बहन का मैंने उससे भी अच्छा रिश्ता आया, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, जो मैंने खुद से ही हम लोगों ने ढूँढा। और उन्होंने मेरे को बगल पे बैठा के फ़ोटो खिंचाना और बहुत कुछ रिस्पेक्ट। आज भी वो मेरे को बहुत मानते हैं कि जैसे बड़े भाई होते हैं, फादर होते हैं, वो मुझे उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी सिस्टर के हस्बैंड। नीरजा जी, आपका जीवन जो है, अभी मैं इंटरव्यू में ही आपके बारे में सुन रही हूँ, मतलब संघर्षों से पूर्ण आपका जीवन रहा है। तो जो शब्द आपने बोला कि लोग आपको लाचारी या लाचार कहते थे, मुझे तो लगता है आप शक्ति की देवी हैं। जितनी सहन शक्ति आप पे है और आपने अपना अपना साथ और अपने परिवार वालों का साथ और जो हौसला सबका बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि इतना इंस्पिरेशन मुझे अभी और यहाँ पे बैठे जो हम लोग हैं सबको फील हो रहा होगा, और साथ में दर्शकों के लिए जो आपकी जर्नी है, ये खुद भी एक मिसाल है हम सबके लिए। अब अगर आप उस जर्नी की बात करेंगे, सबसे बड़ी जो मेरी आज स्ट्रेंथ है, जो मैं कुछ भी कर पाई हूँ, मेरे सामने बैठी है मेरी छोटी सिस्टर नुपुर गोयल, जो कि बचपन से लेके सपोर्ट करते-करते उसने पूरी ज़िंदगी मुझे दी है। तो मैं सबसे पहले सभी को उसका मतलब मैं उसका थैंक्स कहती हूँ कि वो मेरा गॉड गिफ्ट है, कि जो आज मेरे साथ कंटिन्यू मतलब मेरे साथ छाया बन के खड़ी है, और कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमेशा मुझे हिम्मत दे देती है। और कोई भी प्रॉब्लम आई उसी ने मुझे उस समय सँभाला। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। और आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें हो रही थी, तो मेरे को फिर बाद में पता चला कि मुझे मतलब फ़ोर व्हीलर चलानी है। तो इसने मेरे लिए पहले सबसे पहले खुद सीखी कि मैं दीदी को घुमा सकूँ। बताइए। मतलब 16 साल की थी। कोई वहाँ पे मोहल्ले में और भी 2-3 लड़कियाँ थी, वो हिम्मत नहीं करी, लेकिन इसने 1-2 महीने में ऐसी हिम्मत करी कि मैं फ़ोर व्हीलर सीखूँगी। और मेरी सीखने के पीछे रीजन था कि अपनी सिर्फ़ दीदी को दीदी, सिखा सकूं। सिर्फ़ दीदी और फ़ोर व्हीलर। फिर जब फ़ोर व्हीलर आई, मेरी फिज़ियोथेरेपी जैसे मैं आपको बता रही कुछ समय बाद स्टार्ट हुई, तो डॉक्टर्स ने मुझे मोटिवेट किया। तो एक हमारा ग्रुप बनाया, हैंडीकैप ग्रुप, जिसमें मैं कई हैंडीकैप लोगों से मिली, और उन हैंडीकैप लोगों से मुझे पता चला अलग-अलग एक्टिविटी की। वो लोग मतलब फ़ोर व्हीलर चलाते हैं, वो लोग ये करते हैं, वो लोग मेकअप भी करते हैं। मतलब वो शर्म नहीं करते हैं, समाज में एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं क्यों सबसे हट के हूँ? तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब सीख रही थी, और उसी में मैंने जब अपने मन में एक वो करा कि मुझे फ़ोर व्हीलर चलानी है, तो मैंने 15 दिन के अंदर फ़ोर व्हीलर सीखी और रोड पे ले आई। बताइए। और मैं आज सहारनपुर हो गया, देहरादून हो गया, कहीं भी फ़ोर व्हीलर लेके जाने में
कंफर्ट हूँ। तो ये मैंने उसी समय सीख ली थी। फिर मैंने स्विमिंग की। स्विमिंग भी आपने हाँ, सीखी? वो भी सीखी। अमेरिका में मेरी स्विमिंग की वीडियोस गई थी, जो मदर मेरिकल से मैम है, तो उन्होंने भेजा, वहाँ पे काफ़ी उसे अप्रिशिएट किया गया। तो स्विमिंग आपने ऋषिकेश में यहाँ हाँ, सीखी है? सीखी मैंने। आपके लाल थप्पड़ पे एक जगह थी, मैं वहाँ जाती थी और वहाँ पे स्विमिंग करती थी, और 1 वीक में सिर्फ 1 बार, 1 और वीक में, कितने टाइम पे आपको 2 स्विमिंग आ मंथ गई? में। 2 मंथ मतलब 2 मुझे मंथ, लगता है मुश्किल 8 से दिन, 10 क्लास, 10, 8-10 हाँ, क्लासेस 8-10 में। क्लास में। मैं बिल्कुल फ्लॉटिंग करती थी। फिर मैंने आपकी गिटार सीखती थी, गिटार। मैं पहले वॉइस को देखती थी, हमारे बगल में क्लास चल रही थी। मेरा मन होता था मैं गिटार सीखना है, गिटार सीखना है। फिर मैंने देखा क्लास स्टार्ट हो गई वहाँ पे, तो मैंने बात की, मैंने कहा, सबको प्यार से बोला। मैं काफ़ी कम्फर्ट हो गई थी, लोगों से मिलना-जुलना, हँसना, तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा, भई आप मुझे ले जाओगे? व्हीलचेयर की दिक्कत आएगी, इतनी सीढ़ी है, वो है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बड़ी खुशी, दीदी आप आओ तो सही। इतने रिस्पेक्टफुल शब्द बोले, और मेरी चेयर जाते ही वो सारे बॉयज़ आ जाते थे और मेरी चेयर लेके अंदर जाते थे, जहाँ क्लास थी। तो मैंने वहाँ पे कम से कम 1 ईयर क्लास सीखी। ये और भी गिटार क्लास भी आपने ऋषिकेश से ली है? ऋषिकेश, अपने घर के नियरेस्ट। और सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब लॉयंस क्लब मेला लगा हुआ था, तो लॉयंस क्लब वालों ने मुझे वहाँ 1000 लोगों के बीच में मतलब गिटार प्ले करने का मुझे मौका मिला। तो वो मेरे लिए और बड़ा अचीवमेंट था कि जो घर से बाहर नहीं निकल रही थी मैं, और आज मैं 1000 लोगों के आगे गिटार प्ले कर रही तो हूँ। कहीं न कहीं उसको आप क्या लाइफ चेंजिंग एक इवेंट मान सकते हैं? मान सकते हैं। और मुझे एक मग मिला था वहाँ से, अच्छा। लेकिन वो मग नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रॉफी टाइप था वो, और मैंने उसे बहुत सँभाल के रखा कि मेरा सबसे पहला अचीवमेंट है। और मतलब बहुत बड़ा था वो मेरे लिए। और मैं ऐसे ही फिर उसके बाद मेरी हिम्मत खुलती चली गई, मैं बढ़ती चली गई। और आप ये देखिए कि मुझे फिर शौक से फिर थोड़ा ये लगा कि अब कुछ मुझे पर्सनल करना है, हट के, अपने के अपने लिए, लिए। अपने अभी के तक लिए। तो मैं करती आई हूँ, सबके लिए, फैमिली के लिए, लेकिन मुझे कुछ अलग हट के भी समाज के लिए अलग करना है। तो मैंने डिसेबिलिटी जो लोगों का ग्रुप बना था, उसमें लोगों की हेल्प स्टार्ट की। अच्छा, ये कब की बात है नीरजा जी? अब लगभग कितना समय हो गया है? ये आपके मेरा हो गया था 2014-13 के आसपास। अच्छा, 2014 के 13-14, आसपास। हाँ। तो जब मेरा ग्रुप बना, तो मैंने उन लोगों से मिलती थी, बात करती थी, किसी को गाड़ी की नीड है, मैं अपनी गाड़ी कहती थी, आप ले जाओ, आप सीखो। उनको बताती थी, मैं ऐसे कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। मतलब मेरा कोई समाज में अपना नेम फेम के लिए काम नहीं था, सिर्फ़ काउंसलिंग करना, सिर्फ़ खुशी के लिए, एक उनसे तरीके से मिलना। ये कह सकते हैं कि जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, तो तो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो आया मैं अपने के लिए, तो आपका एक दूसरों टर्निंग के लिए पॉइंट। भी हाँ। मतलब मुझे लगा कि उनको भी मैं ऐसा करूँ। हुँ, आप जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपसे मेरी बात हो हुँ, रही थी, तो आपने कहा आपको कैसा लगा था? हुँ, तो यही उसका आंसर है कि जब मैं चेंज हुई तो मुझे लगा कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन कैसे? हुँ। मुझे नहीं पता, मैं कैसे करती चली गई। तो मैं उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, फ़ोन पे 2-2 3-3 घंटे उन्हें समझाना, मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं था। लेकिन उस ग्रुप के बाद मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हुआ। तो उन्हें समझाती थी, आप कर सकते हो, उनके पेरेंट्स को समझाती मतलब जो थी। ये आपका ग्रुप था, ये स्पेशली एबल्ड लोगों का ग्रुप था कि इसमें सब वर्ग के लोग मौजूद नहीं, थे? ज़्यादातर इसमें स्पेशल थे, अच्छा। उनके मदर-फादर भी थे, हुँ। जिनसे हम बात करते थे कि आप अपने बच्चों को ऐसे आगे तो बढ़ाओ। आपने काउंसलिंग करना, उनसे मिलना-जुलना, वहाँ से ये एक तरीके हाँ, से एक कह सकते हैं जो एक आपका सोशल एक्टिविस्ट जो आप समाज के लिए भी हाँ, काम करती है, उसका कहीं न कहीं स्टार्ट वहाँ से छोटा-छोटा सा, हुए। मतलब छोटा-छोटा। और जब वो बोलते थे, हमें नीरजा से ये मिला, वो मिला, तो मुझे खुशी होती थी। फिर ये सब चीज़ें आगे बढ़ी, फिर मतलब मुझे लगा कि मैं और कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे एक पैरा गेम के बारे में पता चला। मेरे फ्रेंड थे वरुण जैन, जिन्होंने एक कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया ऋषिकेश में, जिसमें पैरा गेमों के बारे में पता चला, जो मैं जानती नहीं थी। जो ये कैंप ऑर्गेनाइज़ होता है नीरजा जी, ये मैं इसलिए बार-बार पूछ रही हूँ क्योंकि जो आपने पहले बताया कि जो आपकी फिज़ियोथेरेपी का स्टार्ट हुआ था, वो आपका परमार्थ निकेतन से कैंप एक लगा था, वहाँ से आपका शुरू हुआ। अब दूसरा आप जो बता रहे हैं कि ये भी एक कैंप लगाया गया था। तो इस तरीके के जो कैंप लगते हैं, ये ओपन फॉर ऑल होते हैं और इसमें जाने से लोगों को अवेयर होते हैं, अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस होती है। कैंप का बहुत बेनिफिट्स होता है, हुँ, अगर हम उसे सीरियसली लें। अब मेरे साथ के 10-15 लोग उस कैंप में गए, लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं हुआ अच्छा। गेम में। लेकिन मेरा ऐसा जुनून था कि मैंने आपसे कहा मुझे कुछ हट के करना था। तो मैंने तुरंत वो कैंप, मुझे याद है रक्षाबंधन से 1 दिन पहले, यही अगस्त था, तो 1 दिन पहले लगा,
और मैं उसी समय रात को कैंप से मतलब 4 बजे लगा 8 बजे घर आई और मैंने तुरंत अपने जो सर्वेंट थे उन्हें भेजा और कहा कि मेरे लिए रैकेट खरीद के लाओ और अच्छा, शटल लाओ। और ये गवर्नमेंट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था? नहीं, ये एक मतलब वो बना था, आप कह सकते हैं हमारा जो एसोसिएशन है अच्छा, उन्होंने करवाया था ये अच्छा, पहला, कि वो अच्छा। चाहते थे कि टीम सब लोग मिले एक साथ में और एक मिले। स्पोर्ट्स का कैंप एक हाँ, उन्होंने लगाया एक जाए। टीम बनाई थी पहले, मतलब हमारे एसोसिएशन ने, फिर वो चाहते थे कि जगह-जगह कैंप करें तो वहाँ से पैरा का पता चलेगा कि अच्छा, कौन आगे आना तो चाहता है। ये है लगभग 2015 की बात। हाँ, ठीक है। 15-16 की 16 हुँ, 2016। तो उस कैंप में जब मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ से बहुत अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मेरा बैडमिंटन ड्रीम था बचपन से ही अच्छा, कि मैं खेलूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे खेलते हैं। बच्चे खेलते थे, मैं देखती थी। लेकिन उसी समय जब उन्होंने मुझे बताया, तो मैं रैकेट मँगाया। मतलब आप कहते हैं कैंप से आने के बाद आधा घंटा भी नहीं सोचा। कहते हैं सोचने का टाइम ही नहीं, बस पैसे दिए, रैकेट मँगाई, शटल मँगाई और उन्होंने जैसे बताया वॉल पे थ्रो करो। मैंने अपने आप प्रैक्टिस, अपने आप सेल्फ पे प्रैक्टिस। सेल्फ, तो मैंने वही करी। फिर उनसे और आगे पूछा तो मैं छोटे-छोटे बच्चों को बाहर जाती थी रोड पे, रोड साइड और बच्चों को कहती थी खेलो, वो मुझे मना कर देते थे कि हम आपके साथ व्हीलचेयर पे कैसे खेलेंगे। कम्फर्ट नहीं होते थे। लेकिन मैं उन्हें ₹10 ₹20 आइसक्रीम के दिए, आप आ जाओ मेरे साथ खेलो। तो वो 1-1 घंटा खेलते थे। मेरी शटल कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन खेलना है। स्टेट खेला मैंने। अब स्टेट खेलने के बाद मेरा मेडल नहीं आया। अच्छा, लेकिन मैं स्टेट खेलने जा रही हूँ, ये सोच के मैं 15 दिन खुश थी और इतनी एक्साइटेड थी और आने के बाद भी खुश थी, मैं स्टेट खेल के आई हूँ। पहली बार मतलब बच्चों के साथ मुझे खेलने को सबके साथ मिला। तो आने के बाद फिर मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा लेकिन मुझे तो बेटर करना है। मुझे पता चला कि अब नेशनल भी आने वाले हैं, अगर आपने अच्छा खेला तो तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। मैंने तुरंत पूरे ऋषिकेश में हर जगह बात करनी चालू करी, सबने मुझे मना कर दिया। कोई कह रहा है कोर्ट नहीं है, कोई कह रहा है कोच नहीं है, सब स्कूल्स मना कर रहे हैं, जगह नहीं है, कोई कह रहा है फर्स्ट फ्लोर है। लेकिन भरत मंदिर स्कूल में मेरे सर हैं आपके जितेंद्र बिष्ट जी, उन्होंने मुझे सिखाने के लिए हाँ कही। उन्होंने कहा आपको नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना होगा, मैं भी आपको बताऊँगा, मुझे आइडिया नहीं है आपके बारे में लेकिन आप खेल सकते हो। तो मैंने कहा सर आप बस हाँ करो, मैं खेलना है मुझे, आप हाँ करो। तो उन्होंने मेरी सर्विस देखी, जो मेरे कोच देहरादून से थे, जो हमारे एसोसिएशन वाले, तो उन्होंने देखा मेरी सर्विस बहुत बेटर है, उस पे उन्होंने काम करवाया। और भी चीज़ों पे मुझे काम करवाया और मैं अब ये देखिए कि कोर्ट वहाँ मिलता था, मुझे साइड गैलरी मिलती थी, सिर्फ जिस पे मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी। ये श्री भरत मंदिर स्कूल में आप खेलती हाँ, थी। तो मुझे एक साइड गैलरी मिलती थी, मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट कोर्ट मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। कभी नहीं तो कोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन सर ने कहा था आप खेलो, एक रेडीमेड नेट वहाँ खड़ा कर देते थे वो। तो मैं उसी पे प्रैक्टिस करती थी। आप देखिए कि 15 दिन मुझे ये सब करते ढूँढते हो गया था, मेरे नेशनल की डेट पास आ गई थी, 15 दिन रह गए थे। मुझे उन्होंने 1 घंटा दिया था कि 4 से 5 आप खेलेंगी या 5 से 6, उसके अलावा नहीं। मैं वहाँ पे जाके 4 से 8 खेलती थी, उसी गैलरी में, साइड गैलरी है सर। जो बच्चे आ रहे हैं आप खेल लो, बड़े-बड़े बॉयज़ थे। थोड़ी देर आप करा दो प्रैक्टिस, भैया थोड़ी देर आप करा दो। तो वो भी मेरे जुनून को देख के वो भी खुश हो जाते थे, चलो 10 मिनट मैडम हम आ गए, 10 आपकी मिनट। इच्छा शक्ति नीरजा जी काबिले तारीफ है। मतलब ये सब जितनी भी आपकी जर्नी में हर जगह आपकी मनोबल और आपकी इच्छा शक्ति जो है। और आप ये देखिए मैं 4 से 8 कंटिन्यू प्रैक्टिस करा और 15 दिन में मैं नेशनल पे मेडल लिया। अच्छा, आपको मेडल ये इसमें ब्रॉन्ज मेडल आपको हाँ, मिला था? ब्रॉन्ज मेडल में ये नेशनल जो में, है कब की बात है ये? ये 2018 बनारस में। अच्छा, बनारस में हुआ बनारस में। था। इससे पहले मैं सिटिंग वॉलीबॉल में आपके जयपुर में मेडल लाई थी। अच्छा, हाँ, ये जर्नी मेरी गेम की 2016 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन बैडमिंटन का चांस नहीं मिल पाया था मुझे, उस समय सिटिंग वॉलीबॉल मिला। तो मैं सिटिंग वॉलीबॉल में भी गई। तो वहाँ मेरा पूरी टीम थी हमारा और एक नेशनल पे मेरा मेडल आया। मतलब देश के लिए 2018 में आप हमारे लिए 17 में भी और 18 में अच्छा भी। 17 में भी और 18 में भी आप हमारे लिए मेडल लेकर आई हैं। नीरजा जी, गवर्नमेंट का इसमें क्या सपोर्ट था? इसमें गवर्नमेंट्स का यही सपोर्ट था उस टाइम जब मेरी बात हुई, तो मैंने जब रावत सर थे हमारे उसमें उत्तराखंड मुख्यमंत्री, तो मैंने उनके आगे बात रखी। तो उन्होंने मेरे को एक व्हीलचेयर की बात आई थी, क्योंकि मैं नॉर्मल व्हीलचेयर पे मेडल लाई थी, जिसमें कि हमारे जो पूरे ऑल इंडिया कोच हैं,
मैं जब वहाँ पहुंची थी तो वो बच्चों को जैसे बताते हैं, गाइड करते हैं कि कल हमारे गेम स्टार्ट हो रहे हैं, आपको क्या क्या लाना है। तो वहाँ पता चला कि आपको शॉर्ट्स पहनने हैं, आपको ये अपना रैकेट लाना है, आपको ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। कि आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट था मेरे लिए वहाँ पे सॉक्ड करने वाला सीन, कि आपको व्हीलचेयर लानी है स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर अलग होती है। अलग होती है, वो शौक था। और मैं जब सर के पास गई, जब वो काउंसिल सबको बच्चों को गाइड कर रहे थे, मैं मेरे आंसू टपके बाहर आके मैं रोने लगी कि मैं तो इतनी दूर आ गई, सब चीज़ है मेरे पास, रैकेट है, कपड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेयर तो सोची ही नहीं मैंने कि चेयर की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम। अच्छा। अब मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट करी, सर ये मेरा फर्स्ट चांस है, मुझे कुछ नहीं पता और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मैंने बहुत मेहनत की है, और आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मुझे मतलब कल ठीक। आप प्लीज़ खेलने दो, चांस दे दो, मैं इसी पे पूरी मेहनत करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, आप अब जो भी हैं, आप नहीं आए हो, आप ये सोच के जाना वहाँ पे कि आप हारने के पर्पज़ से आए हो। अच्छा। मतलब उन्होंने कहा कि आप यही सोचना, कोई बात नहीं, नहीं हुँ। लाए हो, लेकिन ऐसा मत सोचना, क्योंकि जब तक चीज़ें प्रॉपर नहीं होती, जब तक दिक्कतें आती। वो रियल भी था। मैं वहाँ गई, लेकिन मैं उसी नॉर्मल चेयर से मेडल लेकर आई। बताइए। फिर मैंने आते ही यहाँ पे देवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री जी थे, बात की, तो उन्होंने मेरे को व्हीलचेयर के लिए पास किए पैसे। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फेलिसिटेशन हुआ था नीरजा जी? जब आप मेडल लेकर आई तो हमारी राज्य सरकार ने किसी तरीके का? किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ अच्छा। वो भी मैंने एक मीडिया के माध्यम से हल्ला करा, उन्होंने सपोर्ट्स करी कि मुझे एक व्हीलचेयर चाहिए, क्योंकि मेरे नेक्स्ट गेम आ रहे हैं और मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत जुनून था। तो मैं उस चीज़ के लिए मतलब आप समझिए इतनी आवाज़ उठाई, तब मुझे एक व्हीलचेयर वगैरह पास हुई। विधायक जी ने यहाँ से लेटर दिया, फिर कुछ कैश के लिए उन्होंने मेरी हेल्प की उस टाइम पे। लेकिन उसके साथ मेरे कोर्ट की डिमांड चल रही थी, लेकिन किसी ने उस बात पे सुनवाई नहीं की। शायद वो उनके लिए बहुत बड़ा वो था। तो उन्होंने एक मैंने व्हीलचेयर ली, जिस पे मैं नॉर्मल कह सकते हैं, वो स्टार्टिंग व्हीलचेयर थी वो, 75,000 तक की। वो उस पे मैं प्रैक्टिस करती थी, सब कुछ है, उसी पे मैं कई मेडल लाई। अब मैं थाईलैंड खेलने गई, फिर मैं स्टेट खेली, मुझे मतलब गोल्ड मेडल मिला। मैंने यहाँ पे आपके ओएनजीसी में भी मतलब पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने कराया पहला ओलंपिक का, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया। उसके अलावा फिर मैंने और भी आगे बढ़ती गई, फिर मैंने जैवलिन थ्रो और ये सब गेम होते थे, इनमें पार्टिसिपेट किया, इनमें मेडल आया। इस तरह मैं थाईलैंड में अपने इंडिया का प्रेज़ेंट किया कि थाईलैंड वाला आपका पहला इंटरनेशनल इवेंट था? इंटरनेशनल पहला इवेंट था। उसमें भी मैंने गवर्नमेंट से आने-जाने की सपोर्ट माँगी, वो भी मुझे नहीं मिल पाई। उस समय भी नहीं? उस समय मैंने यही बोला कि आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था आप आगे खेलेंगे, तो हम आगे सपोर्ट करेंगे। अब मेरा इंटरनेशनल आया, मैंने लेटर दिए, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिली। और मैं उस तरीके से काफ़ी संस्थाओं से आने के बाद मैं एक्टिव हो चुकी थी, लोगों को जानने लगी थी। तो मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जहाँ-जहाँ रैंप नहीं था, वहाँ रैंप की व्यवस्था करवाना। जिस-जिस ऑफ़िस डिपार्टमेंट आपके सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तहसील हो गई, तो सब जगह जाके बोलती थी। कई जगह आर्गुमेंट होते थे, बहस होती थी, यहाँ नहीं बन सकता। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है, एसडीएम, डीएम, उनसे बातें होती थी, लेटर दिए। नगर निगम, त्रिवेणी घाट, इन जगहों पे सब रैंप की फैसिलिटी के लिए लेटर दिया। सबसे बड़ा समाज कल्याण, कि आप तो मैंने कहा आपके यहाँ पे इस तरह की मतलब दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे रैंप की फैसिलिटी हुई। मैं अपना भी कर रही थी और समाज का भी कर रही थी, कि उसी में मैं इतनी खो गई थी कि मुझे इतनी लोगों की हेल्प करनी है। मैं तो मेरी सिस्टर है, मेरी हेल्प करती है, मेरे पास 10 लोग आते हैं, मेरी चेयर लेके जाते हैं। लेकिन जो बेचारा नहीं बोल सकता, जिसे शर्म आती है, तो उसके लिए तो प्रॉपर रैंप होना चाहिए। तो नीरजा प्रॉपर जी, आपने ओलंपिक्स की तरह कभी ध्यान दिया कि चलो मुझे ओलंपिक्स भी खेलना है, ये आपका एम रहा था कभी? बहुत बड़ा एम था ये मेरा। तो अब इसी के बाद मैं चलती गई, फिर कोरोना टाइम आ गया। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कोरोना टाइम पे वो सारा स्किप होने की वजह से, और जब वैक्सीनेशन हुई उससे मेरी बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ गई थी और एक्टिवनेस थोड़ी-सी कम पड़ी। लेकिन मैंने कोरोना टाइम पे काम बहुत किया, सेवा भी की। मतलब हमने 10,000 लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना मतलब जैसे कोरोना आया तो आप थोड़ा-सा समाज के सेवा तरफ में आप केंद्रित हो गई। केंद्रित आपने हुई। अपना जो समय था वो वहाँ योगदान क्योंकि दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को लग रही थी, कि मुझे लगता था कि नीड ज़्यादा है, हमें इस तरफ होना चाहिए। मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट उससे पहले कंटिन्यू त्रिवेणी घाट पे रोटी बैंक के माध्यम से करती थी। वो जो मैंने स्टार्ट किया था आपके 2019 में।
गेम्स से आने के बाद। तो जब कोरोना आया तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा ज़रूरत है। जब तो मैं लोग थे, अभी तो कोई है ही नहीं त्रिवेणी घाट पे, तो मैं छुप के प्रशासन से छुप के 2 बार उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई, सूखा पैकेट्स वगैरह लेके। फिर मैंने प्रशासन से डायरेक्ट कहा, बातचीत की कि देखिए ये लोग बहुत मजबूर हैं, मैं करना चाहती हूँ, मैं छुप के जा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी परमिशन अगर आप दे देंगे तो बेटर रहेगा, जिससे मैं अच्छा काम कर रही हूँ। हम ना कहीं घूमेंगे, ना कुछ गलत करेंगे, दूर से डिस्टेंस जैसा आप फॉलो बताएँगे, वैसे करके प्लीज़ आप मेरे को इसमें कोऑपरेट करिए। तो प्रशासन ने इतनी हेल्प की मेरी कि वो मेरे साथ खड़े हो गए, बढ़ चढ़कर बढ़ उन्होंने भी चढ़ आपका के साथ सहयोग दिया, किया। बहुत सहयोग किया उस समय। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे साथ था। तो कोविड में आपने किस तरीके की अपनी लोगों पे सेवा करी नीरजा मैंने जी? याद है मेरे को कि फर्स्ट कोविड था, 3 दिन बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, आपको भी ध्यान होगा। तो मैं गई और मैंने वो जितने पैकेट्स मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ? मेरे पास डोनेशन था सिर्फ़ 2000 और घर वाले जब आप कह सकते हैं कि मैं घर वालों से नहीं कह सकती कि आप मेरे को पैसे दो, क्योंकि उन्हें उस समय खुद नीड है। तो मैंने उसी सोचा कि क्या करूँ? तो जिस समय पता चला 11 बजे शॉप खुल रही है, तो मैंने कुछ बन्स बिस्कुट के पैकेट लिए सब और अपने पॉकेट से? हाँ, अपने पॉकेट्स और वो जो थोड़े से पैसे थे। फिर मैंने उनसे बार्गेनिंग की शॉपकीपर शॉप से। तो शॉप वाले बोलने लगे कि बेटा ये आप मेरी तरफ से ले लो, इतना कम मत करो। मैंने कहा मुझे दूसरे दिन भी देना है। तो कह रहे कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से अगले दिन आप दे देना। तो वो मेरे साथ जुड़े। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पे पैकेट्स बनाए डाला। जो बातें मैं आपसे बिल्कुल क्लियरिटी कहती हूँ, तो मेरे साथ लोग जुड़ने लगे। जुड़ते चले गए। हाँ, कोई मेरे पास घर में आ रहा है, कोई कुछ पैकेट्स दे रहा है, कोई पेटी दे रहा है, फिर किसी ने आटे का कट्टा रख दिया, किसी ने तेल लिया है। तो मैंने फिर राशन की किट बनाना स्टार्ट किया और वो किट मैंने मतलब हम बहनें दोनों सुबेरे उठ जाती थी और खाली पेट हम लोग अपनी ब्रेकफ़ास्ट की भी चिंता नहीं करते थे, क्योंकि 11 बजे तक जाना है और हम अपनी गाड़ी में वो सारे बैग्स रखते थे और जो-जो होता था, किसी में पहले आटे और तेल से स्टार्टिंग हुई, फिर फुल किट में होने लगी। 1 आध महीने के अंदर। तो द ऐसे करके हमने 1000 लोगों को तो राशन दिया और जो मतलब बना हुआ फूड होता है, वो वाला हमने 10,000 लोगों तक पहुँचाया। बताइए। तो इस तरह की हेल्प हमने कंटिन्यू की, मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैं लोगों के घर जाती थी, देखती थी किसी को व्हीलचेयर की नीड है, तो मेरे पास कुछ डोनेशन इकट्ठा होता था उस टाइम पे भी, तो मैं उनको तुरंत व्हीलचेयर दे देती थी, किसी को वॉकर। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, उसी टाइम मैं गवर्नर मैम से भी मिली, कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे को कोर्ट के लिए ही मिलना था। अच्छा। तो वहाँ पे भी वही मैसेज आया कि आप अपनी संस्था को एक रजिस्टर करवाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। अच्छा, उस समय तक कोविड के टाइम पर आप एक तरीके से इन्फॉर्मल तरीके से सोशल एक्टिविस्ट आप हाँ, थी। बेबी रानी हुँ। मौर्य जी गवर्नर थे, उनके कहने पे मैंने इस ट्रस्ट को रजिस्टर तो करा। जो अभी आपकी ट्रस्ट है नीरजा जी, उसका नाम क्या है और अभी किस तरीके से वो काम करती है? नीरजा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि आज 4 साल हो गए हैं कंप्लीट हुए। और आप ये देखिए कि अभी हम 30 बच्चों को मतलब निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें उन्हें पेंसिल, कॉपी से लेके उनकी ड्रेस, बॉटल्स, ये शूज़ वगैरह, गर्मी है तो गर्मी के, सर्दी है तो सर्दी के, जो भी हमसे हेल्प हो पाती है, हम वो हेल्प करते हैं और उन्हें 1 घंटा पूरा बेसिक उनका मजबूत करते हैं। और उसके अलावा भी उन्हें कई तरह की एक्टिविटी कराते हैं, योगा हो गया, कराटे हो गए और भी तरह के क्राफ्ट का काम हो गया, ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। नीरजा जी, जो आपका ये नीरजा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, नीरजा देव भूमि। नीरजा देव भूमि जी, चैरिटेबल जी, ट्रस्ट है, इसमें जी। आप महिलाओं के लिए भी काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए? हम आपके डेढ़ 2 साल हो गए, हमने महिलाओं के लिए काम स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने पहले मेहंदी का कैंप लगाया और उनको मेहंदी सिखाई, जिससे कि कहीं भी कोई ओकेशन होता है, तो उन्हें काम मिल सके और उसमें कई लेडीज़ों को, लड़कियों को काम भी मिला। उसी तरह फिर हमने एक सिलाई सेंटर चालू करा, जिसमें 20 लेडीज़ अभी हमारे यहाँ सिलाई सीख रही हैं और उन लेडीज़ों में से कुछ लोगों को काम मिलना स्टार्ट हुआ है और हमने अब एक अभी आपके कह सकते हैं जुलाई में से पहले जून में हमने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसमें कि हर मंथ हम जो महिलाएं हमारे पास 1 साल से ज़्यादा हो गया है सिलाई सीखते हुए, उन्हें हर मंथ सिलाई की मशीन देंगे। तो हम हर मंथ एक सिलाई की मशीन उन्हें दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना रोज़गार आगे कर सकें और जो लेडीज़ें सीख रही हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकें।
तो नीरजा जी, इसमें आपका ये अभी आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड है सारा जो इसमें आप लोगों को हाँ दे जी, रही हैं? इसमें मैं सारे ही मेरे साथ समाज के लोग हैं, जिसमें बहुत सारे कह सकती हूँ कि जो जुड़े हैं, उनका डोनेशन के माध्यम से ही मैं लोगों की हेल्प कर पाती हूँ। उनका मेरे साथ कंट्रीब्यूट रहता है। वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और मैं आगे लोगों की हेल्प करती हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई फंड इस सेक्टर में आपको नहीं मिला एनजीओ में? मैम, मेरे को अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर में छोटी-सी भी हेल्प नहीं मिल पाई है। बस एक जगह है सामुदायिक भवन, जिसमें कि मेरे को नगर निगम के द्वारा दिलाई गई है। एक प्लेस आपको दिया हाँ, गया है जिसमें जहाँ, कि मैं ये करती हूँ। और ये प्लेस कहाँ है? ये आपके मायाकुंड सामुदायिक भवन ऋषिकेश में है। और इसी तरह हाँ, कुछ दिव्यांग लोग हैं जिनको मैं व्हीलचेयर दिलाती हूँ, और कह सकती हूँ कि मैं 2020 से, जब से मैंने ट्रस्ट ओपन किया था 21-20 से, तब से मैं 200 से 250 से भी ज़्यादा लोगों को व्हीलचेयर दिला चुकी हूँ। और स्टिक हो गई, वॉकर हो गई, कान की मशीन हो गई, इस तरह की जैसे भी कोई नीड होती है। और हमने पूरा उत्तराखंड मेरा मतलब मैंने कवर किया हुआ है, और पूरे उत्तराखंड में इस तरह का हम लोग जहाँ से भी कोई पता चलता है, और हम उन लोगों को व्हीलचेयर दिलाते हैं। तो जैसे जो लोग आपको इस चीज़ में डोनेशन देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आपकी कोई वेबसाइट वगैरह बनी हुई है? हाँ, मेरी वेबसाइट है, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि मैं और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मेरी इच्छा रहती है कि जितना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प कर सकें, उतना ज़्यादा करें। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा फंड की दिक्कतें आती हैं। तो जितना भी समाज के लोग मेरे साथ बढ़-चढ़ के इसमें भाग लेंगे, तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। मैं और मेरी छोटी बहन ज़रूर लोगों की हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा काम है नीरजा जी। वेबसाइट जो लिंक है वो हमारा दर्शकों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। नीरजा जी, बात करते हैं कहीं न कहीं ये इस चर्चा में हम आपके ओलंपिक ड्रीम के बारे में ले चलते हैं कि वो एक आपका बड़ा सपना रहा है। तो आजकल आपका जो ओलंपिक ड्रीम है उसमें आप क्या कर रही हैं? उसकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके क्या प्रिपरेशन है? मैंने आपको बताया जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी मतलब इसी चीज़ में बिज़ी हो गई थी, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद मेरे पता चला कि नेशनल वग़ैरह मैं कंटिन्यू करती रही। जैसे ही लॉकडाउन स्टॉप हुआ, तो मैंने कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, और मैं भुवनेश्वर गई, सिल्वर मेडल मेरे 2 आए, जिसमें सिंगल और डबल में मैं मेडल लेके 2022 में आई हूँ। और उसके अलावा भी मैंने अभी आपके लखनऊ गई थी 23 में, जब भी मेरे 3 मेडल आए थे। इन अ, सब का खर्चा आप खुद बियर करती हैं? इसका खुद ही करना पड़ता है, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। और लेकिन मुझे ध्यान है कि 2022 लास्ट में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना था मेरे को, और जिसमें 4 लाख रुपए का खर्चा आना था, जिसमें मेरे साथ एक अटेंडेंस था और एक मैं थी। तो मैंने काफ़ी जगह अप्रोच करी, जिसमें कह सकती हूँ हर गवर्नमेंट सेक्टर पे मैंने उसके लिए अप्रोच करी, लेकिन मुझे वहाँ तक ना तो कुछ लोगों के माध्यम से पहुँचने दिया गया, और ना कुछ सुनवाई हुई। मैंने मीडिया के माध्यम से भी इस बात को गवर्नमेंट के कान में डाली थी, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब वो रीज़न कह सकते हैं कि उन तक बात नहीं पहुँची, या जो भी कहिए, तो मुझे वो सारा कुछ लोन पे लेके जाना पड़ा। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं खेल के आई, और मैंने उसके लिए आपसे बता दूँ कि मतलब 4 लाख का बजट था, लेकिन कुछ पैसे अरेंज हो चुके थे। 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने लोन पे लिए, और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने देश के लिए रिप्रेज़ेंट करके आई। बहुत बड़ी चीज़। और लेकिन उसके बाद मेरी एक उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट आके सुनवाई करेगी। मैंने आके भी फिर वापस अपनी वही करी कि अपनी ट्रस्ट भी चला रही हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, और साथ में गवर्नमेंट से बार-बार हेल्प की उम्मीद रखती हूँ कि भई प्लेयर को हेल्प मिलनी चाहिए। तो ना तो मुझे अभी कोई अच्छा कोच मिल पा रहा है, क्योंकि अब आप बात करेंगे पैरा को लेके, तो पैरा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। बहुत टफ प्रैक्टिस हो चुकी है, लोग बहुत अवेयर हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो जिसके लिए हमें भी ट्रेनिंग हाई करनी है। और मैं आपको बचपन से लेके आज तक की अपनी पूरी जर्नी बताई है कि मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, और साथ में मेरा एक ड्रीम है कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। तो वो ड्रीम के आड़े मेरा फाइनेंशियली और मेरी प्रैक्टिस आ रही है, जिसमें कि मुझे हेल्प नहीं मिल पा रही। नीरजा जी, आप गवर्नमेंट से किस तरीके की हेल्प एक्सपेक्ट करती हैं? अब आप बात करें कि ओलंपिक पास में है, और मैं ओलंपिक नहीं खेल पाई हूँ, क्योंकि मेरे को 2-3 इंटरनेशनल क्वालीफाई करने थे, जो मेरे पास बजट नहीं था, और मुझे कहीं से भी सामाजिक या कहीं से भी आर्थिक सपोर्ट नहीं थी, तो मैं नहीं खेल पाई, इसलिए मैं उसे क्वालीफाई नहीं कर पाई। और प्रैक्टिस पूरी थी मेरी, और
और बैडमिंटन के लिए मैंने कई बार कहा यहाँ पे कि अगर कोर्ट मिल जाए तो मैं फाइनेंशियली भी किसी तरह जुगाड़ करूँ, लेकिन आप बैडमिंटन कोर्ट तो हो, वुड कोर्ट हमारे लिए सबसे पहले वो रखता है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी एक बैडमिंटन वुडन बैडमिंटन कोर्ट कोर्ट बनाया जाए जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की के लिए ईज़ी सहूलियत हो हो। और कोच हो प्रॉपर। मुझे 15-20 साल के बच्चों से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप बताइए कि उसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि कोच कोच होता है और प्लेयर प्लेयर होता है। तो मैं प्लेयर के साथ खेल रही हूँ, प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पा रही है और अब मैं जैसे-जैसे नेशनल पे गई, भुवनेश्वर गई, मेरा मेडल आया, लखनऊ गई, लेकिन वहाँ जाके मुझे अनुभव हुआ कि हमें प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल पे करनी है। तो वो सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रही है, उससे मैं बहुत निराश हूँ और मेरा ओलंपिक का सपना टूटा है, मैं कह सकती हूँ। 2024 ओलंपिक मेरा ड्रीम था कि शायद मैं क्वालीफाई कर जाऊँ, लेकिन वो टूटा है। लेकिन फिर भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आगे मैं खेलती हूँ या नहीं खेलती हूँ, लेकिन मेरे जैसे जो पैरा प्लेयर हैं, उनको लिए गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगी और यहाँ पे एक वुडन कोर्ट इस तरह का होगा कि वो आगे अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकें। नीरजा जी, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप फ्यूचर में पैरा ओलंपिक्स ज़रूर खेलें और हम आपको उस तरफ देश के लिए पदक लाते हुए देखें। नीरजा जी, इससे लगते हुए आपके फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में या ट्रस्ट में जो भी आपके आज के 5-10 साल के प्लान्स हैं, आप क्या किस तरीके से देखती मैं हैं? मेरा पूरा ये है कि अगर मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, यहाँ प्रॉपर कोर्ट वगैरह कोच मिलता है, तो मैं आगे ज़रूर खेलूँगी। नहीं तो मैं शायद नहीं खेल पाऊँ। मैं आज सभी आप लोगों के सामने इस बात को रखती हूँ और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो मैं कहीं भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ूँगी, क्योंकि 5 साल हो गए हैं मुझे इसके लिए खुद से मेहनत करते हैं। अगर उसके बाद भी हम देश के लिए खेलते हैं और हमें सपोर्ट नहीं मिलती है तो हम निराश हैं। और हम चाहते हैं कि मैं फिर आपसे वही वापस कह रही हूँ कि मैं अगले आने वाला ओलंपिक खेलूँगी, बेस्ट खेलूँगी, लेकिन अगर सपोर्ट मिलेगी तो। सपोर्ट सिस्टम हाँ, बहुत सपोर्ट ज़रूरी है। सिस्टम मेरे को बहुत मायने रखता है। मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के नहीं कर पाऊँगी। और आने वाला जो मेरा है कि जो मैं एक समाज के लिए भी कार्य कर रही हूँ, समाज में मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि जो आज मैं मेहनत कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट हैं, जो भी बॉयज़, गर्ल्स जिन्हें पहाड़ों पे आप अगर बात करेंगे बहुत कठिनाइयों से सर्वाइव कर रहे हैं वो अपनी लाइफ़, अगर हम उनके डीपली जाएँ तो उनके लिए यहाँ पे जो 2016 एक्ट में नियम आए थे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, वो सेंटर मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं उसमें वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाए और मैं अपने वहाँ पे भी एक यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलूँ, जिसमें कि मैं उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट और उनके रहने की व्यवस्था, खाने-पीने की व्यवस्था और उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकूँ। अच्छा डॉक्टर, अच्छा सब सपोर्ट आप चीज़ देख पाएँ। हाँ, तो उत्तराखंड में एक डिसेबिलिटी सेंटर आप चाहती हैं, जिसमें जो भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए इंटर स्टेट ना जाना पड़े और ऋषिकेश या देहरादून या अपने पहाड़ में ही रह के उनको वो इलाज दिया बिल्कुल, जाए। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि जो मैं चाहती हूँ। अच्छा नीरजा जी, आपकी पूरी जर्नी खुद के लिए या पूरे समाज के लिए और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। इतने संघर्षपूर्ण जीवन होने के बावजूद भी आप घर से बाहर नहीं, केवल ना राज्य से बाहर, पूरे देश से बाहर आप इंटरनेशनल भी खेल कर आई हैं। तो आपका क्या मैसेज है हमारे समाज के और लोगों से जो अपने आप को कहीं रोक के बैठे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? मैं समाज में सभी लोगों को एक मैसेज यही देना चाहती हूँ कि इंसान जो डिसेबिलिटी कहता है कि मैं डिसेबिलिटी हूँ, डिसेबिलिटी सिर्फ माइंड से इंसान होता है, नॉर्मल हो या हैंडीकैप। अगर हम माइंड में अपनी एक बात रख लें कि हमें ये हमारा मोटिव है और हमें ये करना है, तो वो कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो या हैंडीकैप पर्सन हो। क्योंकि माइंड से इंसान होता है डिसेबिलिटी, कहीं से नहीं होता है, शरीर से नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सिर्फ हिम्मत रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा जो रोल रहता है, एक कि लोगों की रिस्पेक्ट, सच्चाई, झूठ कहीं ना हो और कोई बेईमानी शब्द, जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा, इसीलिए मैं आज यहाँ तक हूँ और मेरी सिस्टर और मैं हमेशा जो भी काम करते हैं, वो सच्चाई से काम करते हैं। तो संसार दुनिया में जो झूठ चल रहा है, उसे बंद करके अगर हम कोई भी अपना एक मोटिव बनाते हैं और सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर हम अपने लक्ष्य को पाते हैं। जैसे कि मैं आज आप सबको एक छोटा-सा सुनाना चाहूँगी, हौसलों के तरकस में हौसलों के तरकस में उम्मीद का वह तीर जिंदा रखो, उम्मीद का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर
फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा है। वाह! क्या बात कही नीरजा जी आपने, बहुत सुंदर। और आपको देखते ही 2 पंक्ति मुझे भी याद आ रही है कि समय हर समय को बदल देता है, समय हर समय को बदल देता है, समय को आप थोड़ा समय दीजिए। वाह! नीरजा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करते हुए। बहुत चीज़ मुझे एक पर्सनल लेवल में सीखने के लिए मिली और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगा। आप एक उदाहरण हैं सभी लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए नहीं, समाज के हर तर्क, हर विभिन्न क्षेत्र में जो भी लोग हैं, बच्चों के लिए आप एक जीता-जागता उदाहरण हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे ये विशेष मुलाकात में हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये हमारा एपिसोड था विशेष मुलाकात का नीरजा गोयल जी के साथ। और नीरजा गोयल जी से आज बातचीत करते-करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ इनकी जर्नी से सीखने का मिला होगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और लगातार हमारा शो देखते रहिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।